जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने छोटे से परिवार डीजे सर क्लासेस पर। हम लोग जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो होगा सिंक्रोनस आपके मशीन। सिंक्रोनस आपके पास क्या है? मोटर। तो फटाफट क्लास से जुड़ो और जो है क्लास को आपके पास क्या है स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस आपके मोटर। एग्जाम में अगर अल्टरनेटर का क्वेश्चन नहीं दिखाना तो फिर आपको सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन जरूर दिखेगा। या तो आपको अल्टरनेटर का क्वेश्चन दिख जाएगा या फिर आपको सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन दिख जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सिंक्रोनस मोटर होती क्या है ना। सिंक्रोनस मोटर आपके पास क्या है, होती क्या है तो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है, एक ही स्पीड पर चलता है और जिस स्पीड पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आपके सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाती है ना। मैं क्या कह सकता हूँ? सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। फटाफट हेडिंग लगाओ और लिखो डेफिनेशन इसकी। ये ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी जुड़ रहे हैं ना मेरे से, वो भी आपके पास क्या है, फटाफट हेडिंग लगाओ और डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखिए। सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। डन, वेरी गुड। अच्छा, मैं या करके कुछ और बात कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाती है, ठीक है ना। इसमें एक चीज अब ध्यान होना जरूरी है कि ये मशीन या तो सिंक्रोनस में चलेगी या नहीं चलेगी। केवल और केवल सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर बोल सकते हैं अपन, है ना। एक तो कहता है सिंक्रोनस गति पर चलने वाली, तो क्या ये ऊपर नीचे हो सकती है? एक मन में होता है बात, क्या ऊपर नीचे हो सकती है। एक क्वेश्चन भी बड़ा पॉपुलर कि लोड बढ़ जाने पर सिंक्रोनस गति घटती है, बढ़ती है, समान बनी रहती है। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपके बोलते हैं लोड बढ़ने पे सिंक्रोनस गति आपके पास क्या है। अगर मैं गति की बात करूं तो लोड बढ़ने पर गति का मान घटता है ना। लेकिन अगर मैं आपके पास बात करता हूं, आपके पास सिंक्रोनस मोटर में लोड बढ़ने पर तो गति में कोई परिवर्तन नहीं। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अपन या करके क्या बोल सकते हैं कि केवल और केवल सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर, जिसमें आपके सिंक्रोनस स्पीड से कम हुआ तो भी आपके सिंक्रोनस में टूटेगा, मशीन रुकेगी। और उससे अगर ऊपर स्पीड गई तो भी सिंक्रोनस में टूटेगा, मशीन रुकेगी, है ना। तो या करके एक डेफिनेशन और लिखो, केवल और केवल सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर केवल और केवल सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर केवल और केवल सिंक्रोनस गति पर चलने वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। डन। चलिए, तो ये चीजें आपके पास क्या हो गई, डन हो गई, डेफिनेशन, है ना। इसके बाद देखो अब डेफिनेशन के अलावा और चीजें क्या, जैसे कि आपके पास ये मशीन जो है ना वो आपके स्वतः आरंभ नहीं होती, है ना। ये मशीन आपके पास क्या है, स्वतः आरंभ नहीं होती। देखो यह मशीन स्वतः आरंभ नहीं होती है, यह मशीन स्वतः आरंभ नहीं होती है। मतलब आप देखना, इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी असिस्टेंट यूनिट की जरूरत पड़ेगी, अपने आप स्टार्ट नहीं होगी। मतलब बटन दबाया और स्टार्ट, ऐसी ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी, अपने आप आपके पास क्या स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती इंग्लिश के अंदर। यह मशीन स्वतः आरंभ नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट आपके पास क्या है, नहीं होती। क्लियर, डन है। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है, आप कह रहे हो कि या तो सिंक्रोनस गति पे चलेगा या फिर नहीं चलेगा, बोलो ना, या तो इस पे चलेगा या फिर नहीं चलेगा। और ये कंडीशन जो होती है ना, इसे कहते हैं कांस्टेंट स्पीड ड्राइव।
तो जितने भी कांस्टेंट स्पीड आपके पास के एप्लीकेशन होंगे वहां ये बहुत बढ़िया काम करने वाला है ना। तो लिखो नीचे की तरफ, यह कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है, यह कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है, यह कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है, यह कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है। ये कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है ना। तो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के नीचे अंडरलाइन मार दो, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के नीचे अंडरलाइन मार दो। और दूसरा आपके पास ऊपर स्वतः आरंभ नहीं पर अंडरलाइन मार दो। क्लियर है ना। चलो अब देखना यहां पर आपके पास क्या है, 3 है, रेटिंग काय में देंगे, बोलो। मशीन है, रेटिंग काय में देंगे, एचपी में, है ना। तो लिखो इसका निर्धारण एचपी में किया जाता है, इसका निर्धारण एचपी में किया जाता है। है ना। तो एचपी पैरामीटर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जरा फटाफट एचपी पैरामीटर बता दो। अगर आप आपके पास क्या इंडक्शन मशीन पढ़कर आए हो तो एचपी के सारे पैरामीटर आपको याद होने चाहिए। यस। अच्छा ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं ना क्लास, आपको भी अगर एचपी पैरामीटर है ना तो इसके बाद नोट्स में वो एचपी पैरामीटर सारे के सारे डाल दो। सिर्फ ये चेक करो कि यार आपको आते हैं या नहीं आते, आपको याद है या नहीं, है ना। अगर आपसे नहीं लिखे जा रहे हैं ना तो फिर उसके बाद आप पीछे देख के लिखिए, लेकिन लिखिए, लिख दो, लिख दो। अगर बता नहीं सकते हो ना ओरल तो लिख दो, है ना। जैसे आपने लिया एचपी, है ना, एचपी का नाम लिया, वैसे लिख दो आपके पास 1 एचपी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 735.5 वाट, ठीक है ना। और या फिर आपके पास क्या होता है इसके अंदर, आपके पास 743 आपके पास क्या है वाट। ये ऊपर वाला आपके मीट्रिक में है और नीचे वाला आपके ब्रिटिश में है ना। 1 HP इज इक्वल टू, अब देखिए आप सिंक्रोनस गति इस्तेमाल कर रहे हो एक शब्द, है ना। आप हेडिंग लगाइए सिंक्रोनस गति क्या होती है। सिंक्रोनस गति ये शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो लगातार जब से मशीन स्टार्ट किया है मैंने। सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति। अच्छा देखो, एक तो होती है रोटर की गति और एक होती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की गति। ऐसा कहा जाता है कि जो आपके पास 3 फेज आपके मैग्नेटिक फील्ड होता है, 3 फेज फील्ड फ्लक्स होता है, इसका जो आपके पास नेचर होता है वो रिवॉल्विंग, है ना। यह नियत परिमाण और नियत कोणीय वेग से घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, है ना। नियत परिमाण और नियत कोणीय वेग से घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो आपके रोटेशन है, उस रोटेशन को हम सिंक्रोनस स्पीड के नाम से पुकारते हैं। तो इस मशीन की खास बात यह है, इस मशीन का जो रोटर है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के आपके स्पीड की बराबर घूम रहा है, इसलिए हम इस मशीन को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मशीन, है ना। सिंक्रोनस स्पीड बेसिकली है क्या, कह सकते हैं कि आपके पास जो 3 फेज सप्लाई के कारण घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और इस आपके रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होता है, स्पीड को ही सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, है ना। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड होता है उसको आपके पास क्या सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ये जो गति होती है ये नियत परिमाण और नियत कोणीय वेग से घूमने वाली चुंबकीय। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब देखो ऐसा नहीं होता है कि हाँ ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जैसे सपोज मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, शुरू में तो बहुत फास्ट चला, बीच में थोड़ा कम हो गया, लोड बढ़ाने में फिर चेंज हो गया, है ना, लोड आपके पास क्या कम करने में फिर चेंज हो गया, सप्लाई वोल्टेज कम छेड़ने पर ये फिर चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में आएगा, जो आपके रिवॉल्विंग स्टार्टिंग में होगी फ्लक्स की, वही रिवॉल्विंग आपके थ्रू आउट द ऑपरेशन होने वाली, एक ही स्पीड चलने वाली, अलग अलग जगह पर आप इसको नहीं बदलने वाले।
है ना। देखो इसके अंदर थ्री फेज आपूर्ति के कारण, थ्री फेज आपूर्ति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कोणीय प्रकृति का होता है। थ्री फेज आपूर्ति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कोणीय प्रकृति का होता है। रिवॉल्विंग नेचर इंग्लिश में, कोणीय प्रकृति का होता है, रिवॉल्विंग नेचर प्रकृति का होता है। जो कि नियत परिमाण और नियत कोणीय वेग, जो कि नियत परिमाण, नियत परिमाण और नियत चुंबकीय क्षेत्र, और नियत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, नियत परिमाण और नियत चुंबकीय क्षेत्र से घूमता है। क्योंकि नियत परिमाण और नियत चुंबकीय क्षेत्र से नियत परिमाण और नियत कोणीय वेग, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, नियत कोणीय वेग, नियत परिमाण और नियत कोणीय वेग, ये हटा देना, नियत कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग से घूमता है, नियत कोणीय वेग से घूमता है। गति को ही, इसकी गति को ही सिंक्रोनस गति कहते हैं, इसकी गति को ही सिंक्रोनस गति कहते हैं, गति को ही सिंक्रोनस गति कहते हैं, गति को ही सिंक्रोनस गति कहते हैं। चलो सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला लिख लो। तो सिंक्रोनस गति आपके पास हो गई। सिंक्रोनस गति बेसिकली होती क्या है, तो ns, ns इज इक्वल टू, ns इज इक्वल टू 120 f डिवाइडेड बाई p। क्या फॉर्मूला, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया है ना। इसका मतलब ये गति आपके किस पर निर्भर कर रही है बताओ, ये जो गति है वो किस पर निर्भर कर रही है। हाँ मतलब सिंक्रोनस गति जो है वो आपूर्ति आवृत्ति पर, है ना, और आपके पास क्या है, पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। लिख लो इसके अंदर नीचे, अतः सिंक्रोनस गति, अतः सिंक्रोनस गति आपूर्ति आवृत्ति, आपूर्ति आवृत्ति व मोटर में उपस्थित पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः सिंक्रोनस गति आपूर्ति आवृत्ति व मोटर में उपस्थित पोलों की संख्या पर निर्भर करती है।
क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया यार, सिंक्रोनस स्पीड के साथ ऐसा है कि ये इन चीज़ों पर निर्भर करेगी और हमें ध्यान रखना है इस बात का। तो अब देखना, सिंक्रोनस स्पीड जो होती है ना, वो हमें ध्यान रखनी होती है। मतलब जैसे कि हम बात करते हैं सिंक्रोनस स्पीड, तो क्या हम इस फॉर्मूला को लगाकर सिंक्रोनस स्पीड याद करेंगे? सवाल उठता है ऐसा कि अगर मान लो सिंक्रोनस स्पीड याद करनी है हमें, तो क्या हम फॉर्मूला में लगाकर याद रखेंगे? नहीं, मैं बोलूंगा ना, ऐसा बिल्कुल मत करना। अच्छा बच्चा ऐसा नहीं करता, प्रतियोगिता परीक्षाओं के बच्चे तो ऐसा नहीं करते, है ना। आप देखना फॉर्मूला मैंने आपको भी लिखाया, क्या लिखाया कि भाई एनएस जो है वो क्या होगा, 120 एफ बटा पी, है ना। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है, नजर आ रहा है ना, ये ऑनलाइन वाले बच्चों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 120 एफ बटा पी, है ना। नहीं आ रहा हो चिंता मत करो, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो साफ नजर आ रहा है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा ये। यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला में आपके पास जो ये है इन आरपीएम, इन आरपीएम क्लियर। या और आपके आरपीएस की बात करें तो एनएस इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस एफ डिवाइडेड बाई पी, ट्वाइस एफ डिवाइडेड बाई पी, और ये हो जाएगा आपके पास क्या है, इन आरपीएस, है ना। और चलो फॉर्मूला बता रहा हूँ आपके पास, एनएस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ डिवाइडेड बाई पी इन आरपीएस, और ऊपर वाला आपके पास इन आरपीएम। आरपीएम का पूरा नाम पूछता है आपसे, पता है? रिवोल्यूशन पर मिनट, या फिर हो सकता है वहां लिखा हो राउंड पर मिनट, है ना, रिवोल्यूशन पर मिनट, या फिर वहां लिखा हो राउंड पर मिनट, तो आप ध्यान रख लेना। तो राउंड पर मिनट रिवोल्यूशन पर मिनट, या फिर राउंड पर सेकंड रिवोल्यूशन पर सेकंड, चक्कर प्रति मिनट या फिर चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर को विशुद्ध हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण, क्या बोलते हैं? परिक्रमण। तो हो सकता है चक्कर शब्द ना मिलकर परिक्रमण शब्द मिले, परिक्रमण प्रति मिनट या फिर परिक्रमण प्रति सेकंड, ये बात आप ध्यान रखना, है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या हो गया अभी तक देखा जाए तो फॉर्मूला ये आपके पास आ गया, एनएस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है, पी, ठीक है, इन आरपीएस। तो मैं चर्चा करना चाह रहा था किस चीज पर? मैं चर्चा करना चाह रहा था आपके पास रिलेशन के ऊपर। आप देखना यहाँ पर इसके और इसके बीच में अपोजिट रिलेशन है, और इसके और इसके बीच में सीधा संबंध। आप देखना आमने सामने वाले कहते हैं कि भाई जो पास पास और साथ साथ होते हैं, आपके पास क्या होता है, सीधा संबंध होता है। आमने सामने होने चाहिए और कुछ डिस्टेंस में होने चाहिए, है ना। तो देखो आमने सामने है और कुछ डिस्टेंस पर है, ये आपके पास होगा सीधा संबंध, सीधा संबंध। और ये इनके बीच में जो है ये होता है विलोम संबंध। कौन सा हो जाएगा आपके पास? विलोम संबंध। का मतलब मेरा जो सिंक्रोनस स्पीड है का सीधा संबंध है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना। और सिंक्रोनस स्पीड जो है का विलोम संबंध है पोलों की संख्या के साथ, है ना। अब बच्चे देखो, आपको पता क्या होना चाहिए, जब भी सीधा संबंध होता है ना, तो जैसे कि मैंने आपके पास क्या स्पीड, एक न्यूमेरिकल आपने शायद पूछा भी था उसके अंदर, एक मशीन के अंदर पूछा था, जिसके अंदर अपन ने निकाला था स्पीड का रेशियो निकाल लिया था, उससे आपके ईएमएफ कैलकुलेट किया था। आया था कि नहीं आया था? अब वो क्वेश्चन शायद आप ही लाए थे, है ना, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया वो क्वेश्चन था, वो था कि नहीं था? इसका मतलब रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको नहीं पसंद, इसमें मान रखकर उत्तर निकाल लिया लड़के ने, 2 मिनट में निकाल लेगा, है ना, थोड़ा घुमाएगा। और उस हिसाब से आपके पास बहुत से आंकड़े आपको लगेंगे, अरे यार इसने सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो दी ही नहीं, कैसे याद करवा रहा है, अरे यार इसने मशीन में पोलो की संख्या तो दी ही नहीं, ऐसे कैसे कैलकुलेट कर लूंगा मैं, है ना। वो क्या चाह रहा है भैया, पोलो की संख्या और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का इंतजार ना कीजिए, आपको जो आता है उससे कीजिए, और हमें क्या पता है ये पता है। तो अगर आवृत्ति डबल होगी तो गति डबल होगी, आवृत्ति आधी होगी तो गति आधी होगी। यदि आवृत्ति को 4 गुना करोगे तो गति 4 गुना हो जाएगी, और आवृत्ति को चौथा हिस्सा कर दोगे तो गति का भी चौथा हिस्सा लाना पड़ेगा।
जो फ्रीक्वेंसी के साथ होगा वही, है ना। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि स्पीड 1:2 के रेशो में है तो आप बोलोगे सप्लाई फ्रीक्वेंसी 1:2 के रेशो में। अगर आप कह रहे हो कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 3:5 के अनुपात में है, पक्का पक्का है सिंक्रोनस 5 के अनुपात, ठीक है। इसके साथ अपोजिट है, अगर आपने पोल की संख्या डबल करी तो स्पीड आपकी आधी हो जाएगी, इसको आधा किया तो ये डबल हो जाएगा, इसको 4 गुना किया तो इसको 1/4 करना पड़ेगा, अगर ये 1/4 करी तो इसको 4 गुना करना पड़ेगा, जस्ट उल्टा करना पड़ेगा। तो आपने इधर किया है उसका जस्ट अपोजिट आपको इधर करना। बात समझ में आ रही है ना। वेरी गुड। तो ये इस तरीके से होगा, और यहाँ पर आपके पास एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, अगर मैं बोलूँ सिस्टम के लिए तो कांस्टेंट पैरामीटर है यार, क्या चर्चा कर, 50 हर्ट्ज जा रही है, जगह 60 हर्ट्ज जा रही है, उस जगह 60 हर्ट्ज ही आ रही है ना। तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम की बात करता हूँ। एफ बराबर 50 हर्ट्ज, 4, है ना, 4, एफ इज इक्वल टू आपके 50 हर्ट्ज, है ना। और आपके पास क्या है, अब नंबर ऑफ पोल आपके पास हम चेक करेंगे कि पोलों की संख्या यदि 2 होगी तो, पोलों की संख्या यदि 4 होगी तो, पोलों की संख्या 6 होगी, पोलों की संख्या यदि 8 होगी, है ना, पोलों की संख्या आपके 10 होगी, पोलों की संख्या यदि 12 होगी, ठीक है। आपके पास क्या है, पोलों की संख्या यदि 14 होगी, और डाउन कर लेते हैं, ऐसे डाउन करते करते पोलों की संख्या यदि 20 होगी। आई होप ऑनलाइन वाले बच्चों को 20 नजर आ रहा होगा यार, कंफर्म करो यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर, नहीं आ रहा, मैं खुद देखता हूँ यार। 14, 20, हाँ थोड़ा आ रहा है, आ रहा है यार, आ रहा है। ये नीचे का स्लाइडर चल रहा है ना, जब ये हटता है तब 20 नजर आता है। फिर मेरी आवाज भी तो है, मेरी आवाज सुनो ना, मन की आंखों से देखो, चलो आवाज सुनो और मन की आंखों से देखो, आपको सब नजर आएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा के लिए जब ये कैलकुलेट करते हैं ना, अपने इधर की तरफ मान रखेंगे तो देखो 120 इंटू एफ का मान कितना रखा है, 50, और इसमें आपके पास पोलो की संख्या कितनी रखी तुमने, 2, उससे आपके पास ये कि 60 बार मान हो जाएगा आपके पास 3000। ये आपके पहली बार ही आपको हिसाब लगाना है बस, स्पीड कितनी हो गई आपके पास 3000, तो यहाँ पर आपके पास जो स्पीड आएगा वो आएगा 3000 आरपीएम। अब आपको इस रिलेशन को फोकस करना है ना। जैसे अब बताओ, यहाँ डबल हो गया ना, बोलो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगी, सॉरी पोलो की संख्या डबल हो गई ना, तो चूंकि पोलो की संख्या डबल हुई है तो ये आपके आधी हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपके पास 1500, है ना। इधर फिर देखो सिंक्रोनस स्पीड पर, आप बताओ यहां से करूँ तो 3 गुना हो गया, 1/3 कर दो 1000, इधर बताओ यहां से यहां में डबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, इसका मतलब ये डबल हो गया है तो ये आधा हो जाएगा, और आधा कितना, 750 आरपीएम, ठीक है। इधर देखो नंबर ऑफ पोल की बात करते हैं, नंबर ऑफ पोल यहां से यहां में देखो तो 5 गुना हो रहा है, 2 पंजे 10, मतलब 1/5 कर दो, 1/5 करते से ये स्पीड जाएगी 600, है ना। इधर देखो यहाँ पर क्या डबल हो रहा है, क्या डबल हो रहा है, आधा कर दो इसका, स्पीड कितनी जाएगी, 500, ठीक है। 14 की बात करते हैं तो 14 आप देखो यहाँ से कितना हो रहा है, 14 आपके 7 गुना हो रहा है ना, यहाँ से आपके पास 7 गुना हो रहा है, फिर डिवाइडेड 7 हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी का 7 गुना कर देना है, 1/7 कर देना है, तो देखना 7 चौक 28, तो हो गया, है ना। तो 7 दूनी 14, है ना, 7 दिया तो 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 60, है ना, तो 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएगा ना, 7 अट्ठे 56, है ना।
4 बज गया, है ना। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और वहां पर आपके पास क्या है, 7×5 = 35, 7×5, तो आपके पास कितना हुआ, 428.50। अच्छा, ये वाला आंकड़ा, 4 वाला आंकड़ा शायद ही पूरी किसी किताब में इस्तेमाल किया गया, देखा है आपने? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों ने अगर कहीं देखा हो किसी बुक, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये सर हमने देखा हुआ यार ये वाला, ठीक है ना। मैंने तो नहीं देखा, मेरे तो पढ़ने में नहीं आया अभी तक। 20 में देखो, इसका 10 गुना है, उसका 1/10 कर देंगे, 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड जो आएगी, तो आपके पास कितनी आरपीएम, तो फिर ये क्या है, ये पूरे किस्सा आपके पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है ना। और ये सारी गतियां आपको ओरल कंठस्थ याद होनी चाहिए। जैसे आपको पता लगे 6 आपको 1000 नजर आना चाहिए, 10 आपको 600 नजर आना चाहिए, 20 आपको 300 नजर आना चाहिए। और मैं बता दूं, इस चीज के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बता रहा हूं। अभी तो कोई सावे वावा थोड़ी है, क्यों? ब्याह शादियों का माहौल है अभी गांव में, तो है यार, हाँ? आज का भी है ना, आज के भी सावे हैं, हाँ यार। ये माहौल उधर 16-20 तक रहेगा, 16 तारीख तक ना, हाँ। शाम को क्या करते हो आप, शाम को? थोड़ी देर कोई लाइब्रेरी तो ज्वाइन नहीं कर रही, पढ़ाई करते हो? अच्छा, घूमना फिरना, शॉप है अपनी, है की? कहाँ पे, किस नाम से? ये खुद की है या फिर किस रिलेटिव की है? खुद की है। जो मैंने किताबें बोली थी वो ढूंढी थी, फिर मिली कि नहीं मिली? तो हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग बुक है, हिंदी अलग इंग्लिश अलग है, कंबाइंड कहाँ है? ग्रुप में नहीं है ना, ऐसे ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी, ऐसे नहीं है। और किसी राइटर ने लिखी भी नहीं है ना। चलो, ये संकट है यार, हाँ? चलो फिर कोई ना, फिर भी पता करना, आप इस फील्ड फील्ड से हो ना, तो कोई ना कोई राइटर जरूर होने से, क्या है ना, तो हाँ। अभी देखो, हम बात कर रहे थे इस जगह पर, ये सप्लाई हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है ना 50 हर्ट्ज के लिए। अब अगर मान लो आपको ये तो याद रखने ही रखना है, कई बार ये जंप कर जाता है, 50 हर्ट्ज नहीं देता, इसको पता है 50 हर्ट्ज पे तो याद करके बैठा होगा रे, इसको 60 हर्ट्ज पे, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या कर देता है, 60 हर्ट्ज कर देता है। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज करने का मतलब क्या है, कि अब उसकी सिंक्रोनस स्पीड आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार देखो, जब 3000 आपको याद क्या करना है, केवल ये 3000, बाकी तो रिलेशन से काम चल रहा है ना। ठीक वैसे ही आपके पास क्या है, 60 हर्ट्ज के लिए भी आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, हर्ट्ज, है ना। और ये स्पीड जो है वो मैं हटा रहा हूँ,
अभी नहीं, इसके पर अपन इस रखेंगे 60 हर्ट्ज वाली हटा दो, 14 वाली जबरदस्ती की इरिटेट करती। चलो अब इधर देखिए, यहाँ से हम देखें कि 60 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब 60 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी और हमको क्या है, पहला वाला ही कैलकुलेट करना है बस केवल। अब 60 हर्ट्ज पर सिंक्रोनस स्पीड आपके पास क्या होगी, जबकि नंबर ऑफ पोल 2 हो। फॉर्मूला वही लेंगे, 120 टू 60 बटा 2 से गया ये आपके 60 बार, और आपके पास कितना है 36, ये 3600, 600 का फर्क आ गया। यहाँ पर आपके पास स्पीड कितनी होगी 36। बस आपको ये याद रखना है। अब तो आपको दुगना और आधा और ये सभी करना है और कुछ नहीं। आप बताओ, यहाँ डबल हो गया ना, तो आधा कर दें तो कितना आएगा 1800। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर ये 3 का 1/3 कर दे, है ना। देखो ये 3 गुना है, 2 तिया 6, ये 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1200। 12 तिया 36 होता है ना। हाँ इधर देखो जरा, ये आपके पास डबल हो रहा है ना, तो इसका आधा कर देते हैं, कितना हो जाएगा। आप इधर देखिए, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, तो इसका आपके पास डिवाइडेड बाई 5 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 720। 720 ही आएगा, है ना। ये आपके पास कितना 720। अच्छा इधर देखो, यहाँ से यहाँ पर करें अपन, ये 600 और 12, 6 और 12 के बीच में डबल का रिलेशन है, इसका आधा कर देंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, है ना। अच्छा और देखो इधर की तरफ, ये 10 गुना का रिलेशन है, इधर देखो डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, तो इसका आधा कर दें, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। आप इधर देखना, यहाँ 600 का फर्क आ रहा है और यहाँ पर आपके 60 का फर्क, है ना। तो कितना था 300 था, 60 है ना। तो अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, ये वाली भी आपको याद हो सकती है और ये भी याद करके आप बैठ सकते हो। ध्यान रखना, चीजें आपको एग्जाम हॉल में याद होगी कंठस्थ, नहीं आप समय बचा पाओगे, और जितनी चीजें आप बनाओगे या खुद कैलकुलेट करोगे तो फिर वहां पर आपको टाइम लगेगा। अगर आपको टाइम लग रहा है वहां पे, इसका मतलब है आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो, पहले से आपने तैयारी नहीं की थी, है ना। और पक्की बात है यार, पहले से तैयारी नहीं करी तो फिर आपको समय लगना ही लगना था वहाँ। एग्जाम हॉल में अगर समय बचाना है ना, फिर यहाँ पर आपको क्या है, अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तो वहां पर दिमाग खर्च ज्यादा हो जाएगा और टाइम भी खर्च ज्यादा हो जाएगा। फटाफट इसको भी उतार लो आप। अगर आपकी सिंक्रोनस मशीन केवल सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है तो ये रेस्पेक्टिवली उसकी स्पीड है सबकी, है ना। तो कोई भी अगर आपसे आके बोलता है कि मेरे पास एक सिंक्रोनस मशीन है जो आपके 4200 आरपीएम पर घूम रही है, तो उसकी बात मानोगे क्या। मेरे पास एक सिंक्रोनस मशीन है जो 2800 आरपीएम पे घूम रही है, तो उसकी बात मानोगे, मानोगे क्यों। अरे पागल, सिंक्रोनस स्पीड हमको पता है कौन कौन सी होती है, और उन्हीं पर आपकी मशीन घूमेगी, है ना। उनके आसपास आपके पास भी नहीं घूम सकती। तो आप जो 4200 और 2800 बता रहे हो ना, 1300 आरपीएम पे घूम रही है मेरी सिंक्रोनस स्पीड, तो उसकी बात ही नहीं सुनो। अब देखो, कई बार आप उससे कन्विंस हो जाओ, 50-50% हो जाओ। कन्विंस होना 50-50% होने का मतलब ये है कि आपने सही से पढ़ाई नहीं करी। आप क्यों कन्विंस हुए उससे, और 50-50 भी क्यों थे आप, जब आपने पढ़ा कि सिंक्रोनस आपके जो मशीन है
वो कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है, सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूमेगी। और सिंक्रोनस सारी स्पीड तो मैंने याद करवा दिया। एक 3000 की कैटेगरी की होती है, मतलब दो क्लब है ये, एक 3000 का क्लब है और एक 3600 का क्लब है ना। और उन उन क्लबों की गतियां आपको सामने जाएगी। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास कितना है गति, तो 7, 7 और 7 14 स्पीड है टोटली। 14 में से कोई एक स्पीड आने वाली, उसके अलावा कुछ नहीं आना। ठीक है, नीचे लिखो अगले पॉइंट में, सिंक्रोनस मोटर एक डबली एक्साइटेड मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर एक डबली एक्साइटेड मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर एक डबली एक्साइटेड मोटर होती है, अर्थात इसे स्टार्ट करने के लिए, अर्थात इसे स्टार्ट करने के लिए, अर्थात इसे स्टार्ट करने के लिए एसी और डीसी दोनों आपूर्ति की आवश्यकता होती है। एसी और डीसी दोनों आपूर्ति की आवश्यकता होती है, अर्थात इसे स्टार्ट करने के लिए एसी और डीसी दोनों आपूर्ति की आवश्यकता होती है। दोनों आपूर्ति की आवश्यकता होती है। एक डबली एक्साइटेड मोटर है और इसे स्टार्ट करने के लिए एसी और डीसी दोनों आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो एक बात तो समझ में मुझे ये आ गई, हाँ यार स्टार्ट करने के लिए मुझे आपके क्या है, एसी भी चाहिए होगा और एट द सेम मोमेंट आपके डीसी भी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपके समझ का फेर है, डबली एक्साइटेड मतलब कई बार आपके पास क्या है, एसी डीसी दोनों से स्टार्ट होती है। अच्छा, एसी डीसी दोनों से स्टार्ट होती है का मतलब क्या होता है भाई, ये गलती बच्चे की होगी, बच्चे की कम होगी, टीचर की ज्यादा होगी। टीचर ने बात करा नहीं तो लिखा दिया कि यह मोटर एसी और डीसी दोनों पर स्टार्ट होती है ना। लड़के ने भी लिख लिया ये मोटर एसी और डीसी दोनों पर स्टार्ट होती है, चर्चा नहीं करी इसके ऊपर। लड़के अलग अलग तरीके से समझते हैं। लड़के ने समझ लिया अच्छा ये आपकी एसी पे भी स्टार्ट होगी और डीसी पे भी स्टार्ट होगी। इसका मतलब अभी बताओ, लड़के ने गलत समझ लिया ना, जबकि ऐसा नहीं है। ये मशीन एसी और डीसी दोनों से स्टार्ट होगी, तो नहीं कि एसी चल जाएगी डीसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या डीसी है आपके पास तो डीसी चल जाएगी एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, स्टेटर साइड को हमें देनी पड़ेगी एसी, रोटर साइड को हमें देनी पड़ेगी डीसी। जब दोनों का एक फिक्स कॉम्बिनेशन जाएगा तब जाकर ये मशीन हमारी स्टार्ट होगी। हम इसको डबली एक्साइटेड कह रहे हैं कि जितनी भी इसके पहले मशीनें थी वो सब सिंगली एक्साइटेड थी। ये मशीन हमारी क्या है, डबली एक्साइटेड है ना। मोटर की बात चल रही है, जनरेटिंग यूनिट की बात नहीं चल रही है। अगर आपके दिमाग में जनरेटिव जितनी भी मोटरें थी, ये बोला है मैंने आपको, सोचो सभी मोटरों में आपने एक ही सप्लाई दिया था, या तो आप एसी दे रहे थे या फिर डीसी दे रहे थे। इससे पहले की सारी मशीनें सिंगली एक्साइटेड थी और इसको एक्साइट करने के लिए हमें दो सप्लाई चाहिए, एसी और डीसी, इसलिए इसको बोलते हैं डबली एक्साइटेड। डबली एक्साइटेड के नीचे अंडरलाइन मारते ना, क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आए हुए कितनी बार आए हुए हैं। बोलूँ कि रिसेंट अभी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये फालतू की बातें हैं, पैदा नहीं हुआ तब से आ रहा है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो अभी आपके पास क्या है, हम बात कर रहे हैं आपके पास यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन के अंदर पर बात कर ली, एडिशन पर अपने बात कर ली, ठीक है। संरचना पर बात कर, संरचना है ना, कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी। कंस्ट्रक्शन, अच्छा देखो कंस्ट्रक्शन बेसिकली मशीन है तो रफ जगहों पर आप इस्तेमाल इसको जरूर करोगे। रफ मतलब भद्दे काम। आप बताओ कोई भी मोटर है उसको आप कहीं भी लगा देते हो ना, तो अभी कहीं भी लगा दिया तो वो जो है वहां के आसपास की डर्ट गंदगी, वहां का माहौल, नमी का माहौल, या किसी का कूलर की मशीन को देख लो यार, कहाँ लगी रहती है यार, पीछे से पानी की बौछारें चल रही होती है और आपकी मशीन आपको सर्विस दे रही होती है। कभी आपने टेंशन किया कि वाइंडिंग आपके क्या है जल जाएगी, सोचा कभी आपने उस बारे में? क्यों? प्रेशर बढ़िया पैक कर रखी है, आप चिंता मत करो। यही बोलते ना अपन, ऐसे आपके आपके उसकी मशीन होती है, पानी की पंप होता है, पंप में कभी विचार करा यार इसके अंदर अंदर की तरफ जहाँ मैंने करंट भेजा है वहाँ पानी पहुंच जाए तो
नहीं सोचते हो ना आप, ये काम होते हैं रफ। वो घिसाई की मशीन आती है, इतनी गंदगी में घिसाई करता रहता है वो, नहीं पानी हाथ धो लेगा और फिर ऊपर वो कट्टे डाल देगा, पूरी तरह पूरी स्थिति को छीट के रख देगी वो, इतना रफ काम होता है। तो इतने भद्दे कामों में, इस तरीके के कामों में अगर आप मशीन को लगा रहे हो ना, तो फिर आपको मशीन क्लोज कंस्ट्रक्शन में बनानी है ना। एक तो होती है ओपन कंस्ट्रक्शन, एक होती है क्लोज कंस्ट्रक्शन। अच्छा आपको याद है जब हमने आपके अल्टरनेटर पढ़ा था, उसमें अल्टरनेटर में जब हम उसको सिंक्रोनाइज कर रहे थे तब हमने कहा था टर्मिनल वोल्टेज कम मत रखना, बराबर रखना। टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोले मोटरिंग एक्शन हो जाएगा। मोटरिंग एक्शन क्या था, बोले मशीन जो कि अल्टरनेटर है उस सिंक्रोनस मोटर की तरह रन करेगी है। और हमारा जो बस बार पर इसको बेसिकली लोड को सर्व करना था, लेकिन वो बस बार जो है वो इसको सर्विस देगी। ये बात हुई थी हमारी, है ना। तो अभी आप बताओ, वो सिंक्रोनस मोटर थी लेकिन वही अल्टरनेटर थी, है ना। तो अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की कंस्ट्रक्शन में कोई बदलाव नहीं है, बस हमने क्या कर दिया है, उससे हमने ओपन कंस्ट्रक्शन में बनाया था और इसको हम आपके क्लोज कंस्ट्रक्शन में बनाएंगे। ओपन कंस्ट्रक्शन क्यों बनाई थी, यार वो जनरेशन कर रहा था, गर्म हो रहा था, उसमें को ठंडा करने के लिए, को ठंडा करने के लिए आपके पास क्या है, खुली संरचना में बनाना जरूरी था। और ये मशीन है, काम करेगी, एक पुअर एचपी कैपेसिटी की मशीन है, क्या गर्म हो जाएगी, ज्यादा गर्म होगी नहीं, है ना। तो इसको क्लोज देखो, संरचना प्रत्यावर्तक की संरचना के समान होती है। इसकी संरचना प्रत्यावर्तक की संरचना के समान होती है, अल्टरनेटर की संरचना की समान होती है। समान, किंतु अल्टरनेटर एक जनरेटिंग यूनिट होने के कारण, किंतु अल्टरनेटर एक जनरेटिंग यूनिट होने के कारण, जनरेटिंग यूनिट होने के कारण ओपन कंस्ट्रक्शन में बनाया जाता है। ओपन कंस्ट्रक्शन में बनाया जाता है ताकि वह जल्दी ठंडा हो सके। ओपन कंस्ट्रक्शन में बनाया जाता है ताकि वह जल्दी ठंडा हो सके, ताकि वह जल्दी ठंडा हो सके, ताकि वह जल्दी ठंडा हो सके। और सिंक्रोनस मोटर को, और सिंक्रोनस मोटर को कार्यों में उपयोग लेने हेतु, सिंक्रोनस मोटर को भद्दे कार्यों में, भद्दे कार्यों मतलब रफ वर्क, भद्दे कार्यों में स्लैश करके लिख देना, क्या आपने देखा, भद्दे कार्यों में स्लैश कर देना, रफ वर्क, रफ वर्क, भद्दे कार्यों में रफ वर्क उपयोग लेने के हिसाब से बंद संरचना, बंद संरचना, बंद संरचना इंग्लिश में कहते हैं क्लोज, बंद संरचना, क्लोज, क्लोज कंस्ट्रक्शन, बंद संरचना क्लोज कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, क्लोज कंस्ट्रक्शन में बनाया जाता है, क्लोज कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। बंद संरचना क्लोज कंस्ट्रक्शन में बनाया जाता है। संरचना में भी और डिटेलिंग में नहीं दूंगा, फुल डिटेल अपन क्या है कंस्ट्रक्शन वहां पढ़ चुके थे, है ना। तो अभी स्टेटर, रोटर और आपके पास साइटर, है ना, ऐसी बातें हम नहीं करने वाले हैं, है ना। आप एक जो समझ सकते हो क्या, संरचना अगर उसकी तरह है तो फिर क्या रहेगा, है ना। अगर आपके पास उसकी तरह है तो हम हिंट के हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं, तो फिर तो यार एक स्टेटर आएगा और एक आपके पास क्या रोटर पड़ा था वहां हमने, और एक पढ़ा था हमने वहां पर
एक्साइटर पढ़ा था, ये पढ़ा था, स्टेटर पढ़ा था, रोटर पढ़ा था और एक्साइटर पढ़ा था। और वही आपके पास क्या है, इसके अंदर भी है ना। बस इसको बनाया कैसे हमने, पोस्ट कंस्ट्रक्शन में बनाया है, बाकी और स्पेशल बात नहीं है। चला रहे हैं हम इसको आपके सिंक्रोनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो हम बात करते हैं आपके पास वर्गीकरण पे बात करते हैं। चलिए देखना अब तक आपके पास चीज। अब बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन का वर्गीकरण और फिर सिंक्रोनस मशीन की एक मशीन उठा लेंगे, है ना। आप हेडिंग लगाओ सिंक्रोनस मोटर का वर्गीकरण। पहला लिखो, तो बताओगे सिंक्रोनस मोटर का क्लासिफिकेशन। ऑनलाइन वाले बच्चे आपके पास कमेंट बॉक्स में डालो। वैसे जब आप क्लास देख रहे होंगे ना तब कमेंट बॉक्स में डालना। अभी तो खैर एक क्लास आपके रिकॉर्डेड हो रही है, कि आपकी डल जाएगी। आप देखो, जिस भी पल देखो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। हाँ, सिंगल फेस की मशीन होती है और फेस की होती है और चलो अच्छा, उन्होंने बोला सिंगल फेस की होती है। यस, सिंगल फेस स्लीपिंग, सिंगल फेज आपके सिंक्रोनस मशीन, एक थ्री फेस। लेकिन हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं साधारण सिंक्रोनस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मूविंग डिवाइस। तो ये सतह आरंभ नहीं, तो सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे, और इसको अगर सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे तो हम उस आधार पर इसका वर्गीकरण, है ना। पहला होगा साधारण सिंक्रोनस, है ना, और दूसरी होगी ऑटो सिंक्रोनस। ऐसे देखो, पहला साधारण सिंक्रोनस मोटर, साधारण सिंक्रोनस मोटर, और दूसरी लिखो ऑटो सिंक्रोनस मोटर। साधारण सिंक्रोनस मोटर तो ऑटो सिंक्रोनस मोटर, दो मशीन, दो तरीके से हम वर्गीकृत करेंगे इसको, ऑर्डिनरी और ऑटो। ऐसे देखो, ऑर्डिनरी और ऑटो क्या बोला मैंने कहा कि मशीन सेल्फ स्टार्ट नहीं है, तो पहली वो मशीन होगी जिसको मैं साधारण रूप से स्टार्ट करूंगा, और ऑटो मतलब मैं सेल्फ स्टार्ट बना दूंगा मशीन। सिंपल सी बात है यार, मैं कोई भी मशीन मार्केट में ऐसी क्यों भेजूंगा, तो स्टार्ट करने के लिए एंड यूजर को पसीने आ जाए। मैं तो उसके लिए आपके क्या करूंगा, इजी टू यूज बनाऊंगा ना उसको। मैं जाऊंगा, भैया घर पे जाओ, बटन दबाओ और चलाओ। तब मैंने स्टार्ट कर दी इसको, इजी टू यूज। जब वो इजी टू यूज होगी तभी उसको एंड यूजर आपके क्या है, वो आपके पास क्या यूज कर पाएगा। तो फिर क्या होगा, वो बोल देगा अरे बेकार मशीन है, मेरे को तो आती ही नहीं, मैंने चलाना। अच्छी अच्छी मशीनें रिजेक्ट हो जाती है मार्केट से यार, है ना। चलो, अभी आपके पास क्या है, उसके अंदर साधारण और ऑटो सिंक्रोनस। अब हेडिंग लगा लो साधारण सिंक्रोनस, पढ़ेंगे अपन साधारण सिंक्रोनस मोटर। हेडिंग लगा लो, ये डिस्कस करने वाले हैं हम लोग साधारण सिंक्रोनस मोटर। अब देखना, इससे पहले जो आपकी क्लास लगी थी ना, वो कुछ इस तरीके से आपकी क्लास हो चुकी, और हमारे साथ समस्या जो आने वाली है ना, आने वाली है कि हमारी मशीन नहीं स्टार्ट हो रही है यार। ये इस मशीन का स्टेटर है, मैं स्टेटर नहीं बना रहा हूँ यार, मैं स्टेटर का टाइम लगे। और इस स्टेटर को आप थ्री फेज सप्लाई देते हो, पता है, यहाँ से आप थ्री फेज सप्लाई देते हो, आपके पास थ्री फेज सप्लाई, आप थ्री फेज सप्लाई देते हो स्टेटर को, है ना। और जैसे आप देते हो वैसे ही पता है क्या होता है, जैसे आपके पास क्या, ये नॉर्थ बनता है, साउथ बनता है, नॉर्थ बनता है, साउथ बनता है, एक मोमेंट पर तो ये बन जाता है इस तरीके से, है ना। और यहाँ कहीं आपके पास क्या, चलो इस एक्सेस पर हम एनालिसिस कर लेते हैं, इस वाले एक्सेस पर एनालिसिस। इसका एक एक्सेस ले रहा हूं मैं, डबल कलर इस्तेमाल नहीं करूंगा तो नाराज तो नहीं हो जाओगे तुम लोग। डबल कलर इस्तेमाल करो सर, हाँ?
चलो फिर एक एक्सिस और ले लेते हैं अपन, यहाँ पर इसको सेंटर मान लेते हैं कि ये रेस्पेक्टिवली सेंटर है। डबल कलर में क्या होता है कि थोड़ा समझने में आसान हो जाता है, तो दिखता है और तो कुछ, ठीक है। और ये जो एंगल मैंने दिया है ना, ये वाला एंगल, पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया यार इधर की तरफ, ये एंगल जो दिया है ना, ये वाला एंगल, तो हम बोलते हैं आपके पास अल्फा। ये आपके पास जो एंगल दिख रहा है ना, थोड़ा बाहर निकाल के बता, ये होता है अल्फा। और अल्फा हमारे पास जो होता है वो होता है टॉर्क एंगल। अल्फा को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क एंगल, है ना। टॉर्क एंगल की जो परमिसिबल लिमिट है, मतलब इस कोण को आप अपनी मन मर्जी से नहीं रख सकते, एक परमिसिबल लिमिट होती है। और इसकी आपके पास जो परमिसिबल लिमिट होती है वो होती है प्लस माइनस आपके पास 20 डिग्री, प्लस माइनस 20 डिग्री। दिस इज परमिसिबल लिमिट ऑफ टॉर्क एंगल अल्फा, है ना। वो मैंने आपके पास उस लिमिट में ले लिया। अब देखना, वैसे तो खैर पूरा आपके एक रोटर है, लेकिन चूंकि रोटर का एक छोटा सा हिस्सा बनाया है, इसलिए रोटर का भी आपके पास एक छोटा सा हिस्सा ही बनाऊंगा यार मैं। चलो, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपके ना यार मेरी। और चाय को ठंडी होना अशुभ होता है, तेज होनी चाहिए, है ना। तो देखो जरा, कि मैंने एक रोटर बनाया है ना, बनाया है, तो पूरी कर रहा हूँ यार, थोड़ी सी बढ़िया बन जाए। और आप देखना, एक एक स्टिक बनाई है, मतलब एक पोल बनाया है। मान लेते हैं कि इसके ऊपर हम वाइंडिंग करेंगे, इसके ऊपर हम वाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग होगी तो सप्लाई देंगे डीसी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास साउथ बना है और यहाँ पर आपके पास नॉर्थ बना है, मान लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पे नॉर्थ बना है, साउथ और नॉर्थ बना है। अब बनाओ जरा, बताऊंगा इसको, बन गया मेरा तो, है ना। फिर मुझे इसको चलाना है बस केवल। अब बोलो क्या होगा, साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट होंगे, है ना। हाँ, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि यार ये जो पोल है ना, वो आकर्षित हो रहे हैं, और ये आकर्षित हो रहे हैं, और ये जो आपके पास है वो इधर की तरफ घूमेगा, ये इधर की तरफ जा रहा है। टॉर्क आपके पास है T1 टॉर्क। अब ये इधर की तरफ क्यों घूमा, लेकिन उसी समय क्या हुआ, स्टेटर जो कि वेरिएबल आपकी पोलरिटी है, अच्छा, ये फिक्स पोलरिटी है, इसको बोले नियत ध्रुवता, और ये परिवर्तनीय ध्रुवता है। तो आपके पास ध्रुवता है वो है परिवर्तनीय, परिवर्तनीय ध्रुवता, है ना। तो अभी आप देखिए, ये आपके पास अभी एस डैश हो गया, एन डैश हो गया, एस डैश हो गया, एन डैश हो गया, एस डैश, तो सबकी पोलरिटी चेंज कर दी। तो मेरा भाई नॉर्थ था वो अब साउथ है, तो साउथ था वो नॉर्थ है। अब मुझे बताओ किसकी तरफ आ रहा है ना, आपके इसकी तरफ आ रहा है, और आ रहा है, पता लगता है कि आपके पास क्या है, जो है ना नॉर्थ जो है ना, सेनोरिटा नहीं है, अरे बात को
आप जिससे आकर्षित हो रहे हो वो जेनरेटर नहीं है, वो संजू सैमसंग है, वो वाला। बताओ ये इसके पास आएगा कि दूर हटेगा? हटेगा इसको देख के, और ये एकदम से खींच के दूर भाग। और ये आपके पास का सेकंड टॉर्क होता है T2। ये सेकंड टॉर्क होता है इसका T2। अभी T1 व T2 दो टॉर्क पैदा हो गए। अभी आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ T1 टू मैग्नीट्यूड ऑफ T2, किंतु दिशा विपरीत होती है, परिमाण समान किंतु दिशा विपरीत। और जिसके कारण हम जो रिजल्टेंट टॉर्क निकालते हैं, हम आपके रिजल्टेंट टॉर्क निकालते हैं, वो होता है माइनस आपके पास T2, और इसका मान हो जाता है G। का मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? 0। आपको क्या लगता है रोटर घूमेगा? एक जगह पे यूं फिक्र करेगा फिर रुक जाएगा एक जगह। कहाँ घूमे यार, सिंपल सी बात है ना, धर्म संकट में फंस जाएगा ये। इधर भी कुछ नहीं बोल सकता, इधर भी कुछ नहीं बोल सकता, है ना, और एक ही जगह पे चौक हो जाएगा। ये मशीन स्टार्ट नहीं हमारी। डाल लो, फिर आगे लिखाएंगे कुछ। तो कुछ भी सेट कर सकते हैं। मान लो सेट कर रखा है 11 डिग्री पे, 12 डिग्री पर, तो आप चेंज करते हो ना यार। तो आपने ब्रश पोजीशन जो छेड़ रहे थे आप इधर उधर, तो आपने सेट कर रखी है। और ये अलाइनमेंट सारा का सारा आपके पास क्या है? हाँ, मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है तब सेट होकर आता है, एंड यूजर को सेट नहीं करना। कोई बात समझ में नहीं आई हो डायग्राम के अंदर तो बोलो। सब हर चीज समझ आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब लिखे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। अभी हमने हेडिंग लगाया है साधारण सिंक्रोन। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखिए। डायग्राम आपका हो गया हो, इसके बाद लिखना, चलो। यह यह संरचनात्मक रूप से प्रत्यावर्तक की भांति होती है। यह संरचनात्मक रूप से प्रत्यावर्तक की भांति होती है जब हम इसके स्टेटर को जब हम इसके स्टेटर को थ्री फेज आपूर्ति से जोड़ते हैं। जब हम इसके स्टेटर को थ्री फेज आपूर्ति से जोड़ते हैं जब हम इसके स्टेटर को थ्री फेज आपूर्ति से जोड़ते हैं
स्टेटर पर परिमाण और नियत, स्टेटर पर नियत परिमाण और नियत कोणीय वेग से घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। नियत परिमाण और नियत कोणीय वेग से घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। परिमाण और नियत वेग से घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और जब रोटर को एक्साइटर के आउटपुट द्वारा फीड किया जाता है, और जब रोटर को एक्साइटर के आउटपुट द्वारा किया जाता है, रोटर को एक्साइटर के आउटपुट द्वारा फीड किया जाता है, तो रोटर पर, जब रोटर को एक्साइटर के आउटपुट द्वारा फीड किया जाता है, तो फीड किया जाता है तो फीड किया जाता है तो रोटर पर नियत ध्रुवता के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। नियत ध्रुवता के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नियत ध्रुवता के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। लाइन चेंज कर दो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। इस समय चित्रानुसार रोटर पर T1 टॉर्क लगता है। इस समय चित्रानुसार रोटर पर T1 टॉर्क लगता है, और वह घड़ी की विपरीत दिशा, T1 टॉर्क लगता है और वह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने का प्रयास करता है। ध्यान रखना, प्रयास शब्द लिख रहा हूं, है ना, घूमने का प्रयास करता है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने का प्रयास करता है। में घूमने का प्रयास करता है, प्रयास करता है, किंतु समय स्टेटर की ध्रुवता बदल जाती है, किंतु ठीक इसी स्टेटर की ध्रुवता बदल जाती है, स्टेटर की ध्रुवता बदल जाती है और रोटर पर विपरीत दिशा, और रोटर पर विपरीत दिशीय T2 टॉर्क लगता है, और रोटर पर विपरीत दिशीय T2 टॉर्क लगता है, T2 टॉर्क लगता है, जो उसे जो उसे जो उसे घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, जो उसे घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, जो उसे घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। नीचे अगले पॉइंट में लिखो, T1 और T2 टॉर्क, T1 और T2 टॉर्क
का परिमाण बराबर किंतु दिशा विपरीत होने के कारण, T2 टॉर्क का परिमाण बराबर किंतु दिशा विपरीत होने के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण, दिशा विपरीत के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण इनका परिणामी आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है, इनका परिणामी आघूर्ण शून्य प्राप्त होता है। और रोटर घूम नहीं पाता है, और रोटर घूम नहीं पाता है, और रोटर घूम नहीं पाता है। ठीक है, अब रोटर के साथ क्या हुआ, रोटर घूमेगा कि नहीं घूमेगा, रोटर को घुमाने के लिए हम क्या करें, है ना, सब देखने के लिए आप अगली क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्लियर। अभी वैसे भी आपके पास क्या माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही है, मैंने मशीन स्टार्ट करी तो हो सकता है लाइटें चली जाए। ठीक है, तो बाकी की बातें जो है हम अगली क्लास में करेंगे। हैं आपके पास अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।